नमस्कार दोस्तों। दादा राज बहादुर बिकल ने बड़ा अच्छा लिखा है। विश्व के संताप सब बोए गए हैं, धूल के कण रक्त से धोए गए हैं। पांव के बल मत चलो अपमान होगा, सर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं। जी दोस्तों, हम आज बात करेंगे उन अमर बलिदानियों की, अमर शहीदों की, जिन्हें इतिहास ने वो तवज्जो तो दी, लेकिन उनके परिवार को वो जगह नहीं मिल पाई, वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो सही मायने में हकदार थे। हमारी इसी श्रृंखला के पहले हीरो हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पूर्वज मध्य प्रदेश के तोमरधार के निवासी थे, जो बेहद गरीबी के चलते उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में आकर बस गए थे। पंडित जी का जन्म ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी संवत 1954 विक्रमी अथवा वर्ष 1897 में हुआ था। आप बचपन से बड़े ही प्रतिभाशाली और नटखट थे। आपका स्वभाव बहुत ही तेज था। आपकी शिक्षा मिशन स्कूल शाहजहांपुर से हुई। यहीं पर उनकी भेंट दूसरे अमर शहीद अशफाक उल्ला खां साहब से हुई। आर्य समाजी होने के कारण आप में धार्मिक कट्टरता और देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी थी। वर्ष 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन का एक वाकया बताऊंगा आपको कि जब गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक जी का चारबाग में आगमन हुआ, तो नरम दल वालों की ऐसी राय थी कि उनको चुपचाप कार में बैठा करके घटना स्थल पर छोड़ आते हैं। लेकिन जो गरम दल के युवा थे, उनका यह मानना था कि नहीं, बाल गंगाधर तिलक जी को खुली बग्घी में बैठा के ले जाया जाएगा। और फाइनली उन्हें खुली बग्घी में बैठाकर ले जाया गया, जिसे युवा ही खींचकर कार्यक्रम स्थल तक ले गए। उन युवाओं का नेतृत्व करने वाले यही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। दोस्तों, फरवरी 1919 में विख्यात मैनपुरी षड्यंत्र केस के अंतर्गत महान क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में आपने एक्शन लिया और उसी एक्शन पर आपके ऊपर पहला मुकदमा दर्ज हुआ और आप काफी लंबे समय तक फरार रहे। फरारी जीवन से वापस लौटने के बाद आपने यूपी में सक्रिय गुप्त क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया, जिसे एचआरए के नाम से भी जानते हैं। धीरे धीरे आप इसी संस्था में मिलिट्री विंग को ज्वाइन कर लिए और उसके सेनापति बन गए। और उसके बाद अपने बचपन के मित्र अशफाक उल्ला खां को भी एचआरए ज्वाइन करवाया और देश के हित में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थीं, दोनों लोग मिलकर के सक्रियता के साथ काम करने लगे। इतना ही नहीं, उनके तीसरे आर्य समाजी मित्र ठाकुर रोशन सिंह, जो शाहजहांपुर जनपद से ही थे, उनको भी इन्होंने एचआरए ज्वाइन कराया और उसके बाद अपने देश हित की रक्षा में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए सक्रिय हो गए। 6 अप्रैल 1927 को काकोरी ट्रेन एक्शन के चलते पंडित बिस्मिल को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है तथा 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। ऐसा आपने इतिहास में पढ़ा होगा। मित्रों, बताना यह है कि इस दौरान वही 3-4 माह का जो समय था, आपने एक आत्मकथा भी लिखी, जिसे उस काल कोठरी में लिखी गई देश की इकलौती आत्मकथा के रूप में माना गया, जो कि पहली आत्मकथा थी जो कि काल कोठरी में अपने मृत्यु से कुछ दिन पहले किसी क्रांतिकारी के द्वारा लिखी गई थी। मित्रों, एक बड़ा अच्छा वाकया है कि 19 दिसंबर को पंडित जी को फांसी लगनी थी और 18 दिसंबर को उनके माता और पिता उनसे भेंट करने के लिए गोरखपुर जेल पहुंचे। मां को देखकर पंडित जी की आंखें डबडबा गईं। पंडित जी को रोता देखकर माता जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फटकारते हुए कहा, राम, ये क्या है? तुम्हारी आंख में आंसू? बाहर मुझसे जो भी कोई पूछता है तो मैं बड़ी हिम्मत और बहादुरी से कहती हूँ, मेरा बेटा देखना हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाएगा और तुम रो रहे हो। तभी पंडित बिस्मिल बहुत ही उत्कृष्ट उत्तर देते हुए
अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, ये आंसू दुख के कारण नहीं है, न किसी भय के कारण है। ये आंसू इसलिए हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्म पुनः इसी कोख से हो कि जो माँ इतनी निर्भीकता के साथ अपने बेटे को अंतिम बार मिलने आई है और इस तरह हिम्मत बंधा रही है। 18 दिसंबर की रात उनको फांसी लगने के एक दिन पहले उन्हें हमेशा की तरह जेल प्रशासन की तरफ से पीने के लिए दूध दिया जाता है, जैसे पंडित बिस्मिल यह कहकर मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पीना, कल से तो मैं अपनी भारत माता का दूध पीऊंगा। ये थे पंडित बिस्मिल के विचार और उनका साहस और पराक्रम। मित्रों, बताना है कि 19 दिसंबर 1927 को भोर के पहर जब पंडित बिस्मिल को फांसी लगती है तो वो हंसी हंसी से फांसी के फंदे पर झूलते हैं, लेकिन झूलने से पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम और मैं ब्रिटिश हुकूमत का विनाश चाहता हूं, ऐसे शब्द बोल करके फांसी पर लटक जाते हैं। उसी वक्त जेल के बाहर उनके माता पिता और भारी जनसैलाब के साथ जेल के फाटक पर मौजूद होते हैं उनके पार्थिव शरीर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जेल के प्रशासन के द्वारा उन्हें पार्थिव शरीर देने के लिए मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जेल प्रशासन उनका अंतिम संस्कार अपने स्तर से करेगा। जिस पर उनकी मां को क्रोध आता है और वो कहती हैं, अगर ऐसा है तो जेल प्रशासन को एक नहीं, दो पार्थिव शरीरों का दाह संस्कार करना पड़ेगा और वो दूसरा पार्थिव शरीर बिस्मिल की मां का अर्थात मेरा होगा। उनकी जिद पर अड़ते देखकर जेल प्रशासन थोड़ा नरम पड़ता है और इस शर्त के साथ कि आप लोग कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, उनको शब्द सौंप दिया जाता है। पंडित बिस्मिल की मां कहती हैं कि मैं तो जुलूस नहीं निकालूंगी, लेकिन जनता को रोक भी नहीं पाऊंगी। और पंडित बिस्मिल का पार्थिव शरीर प्राप्त करने के बाद उनके माता पिता और गोरखपुर जनपद का भारी जनसैलाब जैसे शमशान की ओर आगे बढ़ता है, वहीं ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर के उनकी मां पूरी भीड़ को संबोधित करते हुए कहती हैं कि अभी मेरा एक बेटा और है जिसका नाम सुशील है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसका हाथ भी क्रांतिकारियों के हाथ में दे दूंगी ताकि देश के लिए यह भी अपने प्राण न्यौछावर कर सके। दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि पंडित बिस्मिल की मां, जो कि बेहद पराक्रमी थी, साहसी थी, उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो सही मायने में हकदार थी। इतिहासकारों ने भी उनके बारे में बहुत कम बताया, लेकिन वो बहुत ही निर्भीक, पराक्रमी और स्वाभिमानी महिला थी। उनके स्वाभिमान का दूसरा वाकया यह कि उनका छोटा बेटा तपेदिक बीमारी के चलते बहुत बीमार रहा, लेकिन उन्होंने उसका इलाज तो कराया, लेकिन अपने पति की मृत्यु के बाद इलाज के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। बताते हैं कि जब देश आज़ाद हो गया तो पंडित बिस्मिल की माँ को 60 रुपए प्रतिमाह का वजीफा या फिर पेंशन दिए जाने की घोषणा हुई और उस पेंशन का प्रपत्र लेकर के सचिव स्तर का अधिकारी जब पंडित बिस्मिल के घर उनकी मां के पास पहुंचता है और कहता है कि आपको यह पेंशन दी जाती है आपके बेटे बिस्मिल के शहादत के बदले में, तो उनकी मां यह कहकर वो पैसे लेने से इनकार कर देती हैं, जाओ, मुझे कोई पेंशन नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चे के बलिदान की कीमत नहीं चाहती। ऐसी थी देश की माताएं, ऐसा था देश का गौरव, ऐसे थे देश के लोग और क्रांतिकारी समाज को जीने वाले, क्रांतिकारी समाज को पैदा करने वाले, जिन्हें आज हम लगभग भुलाए बैठे हैं। दोस्तों, हम सभी का ये फर्ज और दायित्व है कि ऐसे क्रांतिकारियों को नमन करें, उनके लिए श्रद्धापूर्वक अपने अंदर भाव रखें। इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।